अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम लोग यूरोलॉजी सर्जरी का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग स्टोन्स की बात करेंगे आज के टॉपिक में। स्टोन्स हमारे पास किडनी में भी हो सकते हैं, यूरेटर में भी हो सकते हैं और ब्लैडर में भी हो सकते हैं। तो हम जो है ना सबसे पहले आज जो है ना स्टोन्स, नॉर्मल स्टोन्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, वो सब देखेंगे। ठीक है। जो नॉर्मल स्टोन्स है ना, हमारे जो स्टोन्स हैं हमारे पास, वो हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट, स्ट्रूवाइट, फॉस्फेट स्टोन्स, यूरिक एसिड स्टोन्स, सिस्टीन एंड द जेंथीन स्टोन्स। इनके ना कुछ पर्टिकुलर कुछ फीचर्स होते हैं। जैसे कि जो कैल्शियम ऑक्जेलेट वाले स्टोन्स होते हैं ना, ये हमारे पास रेडियो ओपैक होंगे। ये सारे रेडियो ओपैक होंगे एक्सेप्ट जो है ना यूरिक एसिड के जो स्टोन्स होते हैं ना, वो हमारे पास रेडियो लूसेंट होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो स्ट्रूवाइट स्टोन्स होते हैं ना, वो हमारे पास 3 तरीके के सेल्स मिलते हैं, मैग्नीशियम, अमोनियम और फॉस्फेट। इन तीनों की कंपोजिशन होती है स्ट्रूवाइट स्टोन्स में। और इस स्ट्रूवाइट स्टोन्स को ना हम लोग स्टैगहॉर्न कैलकुलस भी कहते हैं। स्टैगहॉर्न कैलकुलस भी कहते हैं। ठीक है। फर्दर जो है ना हम लोग इसके क्या क्या फीचर्स हैं वो हम आगे देखते हैं। बेसिकली ये जो स्टोन्स है ना, हमारे पास ज़्यादातर वुमेन में हो रहे होते हैं कि कौन कौन सी एज के ग्रुप में, 20 to 30 ईयर्स की एज के ग्रुप में ज़्यादा कॉमन, फीमेल्स में भी हो सकते हैं लेकिन मेल्स में जो है ना ज़्यादा कॉमन होते हैं। ठीक है। यूनिलैटरल भी हो सकते हैं और बायलैटरल भी हो सकते हैं। ज़्यादातर जो है ना यूनिलैटरल होते हैं। अब हम इसकी कुछ एटोलॉजी देख लेते हैं। बेसिकली इसके एटोलॉजी जो है ना हमारे पास वास्ट है, इसलिए तो हम इनको जो है ना कुछ कैटेगरी में डिवाइड, 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। इडियोपैथिक कैल्शियम यूरोलिथियासिस, हाइपर कैल्सिमिक डिसऑर्डर्स, रीनल ट्यूबुलर सिंड्रोम्स, यूरिक एसिड लिथियासिस, एंजाइम डिसऑर्डर्स एंड सेकेंडरी यूरोलिथियासिस एंड अदर्स। हम वन बाय वन हर कैटेगरी को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इडियोपैथिक कैल्शियम यूरोलिथियासिस। इडियोपैथिक कैल्शियम यूरोलिथियासिस में हमारे पास क्या होता है कि अनएक्सप्लेन्ड हाइपर कैल्सीयूरिया हो जाता है। जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है, इसका एक्चुअल कॉज हम लोग को नहीं पता चल पाता कि, और कोई भी जो दूसरे कॉजेज होते हैं वो सब एक्सक्लूड हो जाते हैं। तो फिर हम इसको कह रहे होते हैं इडियोपैथिक कैल्शियम यूरोलिथियासिस। एक्चुअली हमारे पास ये जो है ना इडियोपैथिक कैल्शियम 2 तरीके के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक को हम लोग एक क्लासीफाई करते हैं रीनल, और एक को क्लासीफाई करते हैं एज एब्जॉर्प्टिव। जो हमारे पास रीनल वाले होते हैं ना, वो हमारे पास कॉमन होते हैं, ज़्यादातर बच्चों में होते हैं और जो चिल्ड्रन में होंगे। जो एब्जॉर्प्टिव वाले ना ज़्यादातर हमारे पास अडल्ट ग्रुप में होगा। ठीक है। ये हमें ज़्यादातर 70% ऑफ द पेशेंट्स जो है ना हमारे पास जो स्टोन्स के साथ आ रहे होते हैं, उनका ना कोई कॉज हम लोग को पता नहीं चलता, उसको हम ऐसा लेबल कर देते हैं इडियोपैथिक कैल्शियम यूरोलिथियासिस। ठीक है। ये हमें जो है ना किसी और चीज़ के साथ भी मिल सकते हैं, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस के साथ भी मिल सकते हैं, को एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है। सेकेंडली हम बात कर लेते हैं हाइपर कैल्सिमिक डिसऑर्डर्स की। हाइपर कैल्सिमिक डिसऑर्डर्स में हमारे पास बेसिकली हाइपर कैल्सिमिक डिसऑर्डर्स को हम लोग फर्दर 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन बाय वन लिख लेते हैं यहाँ पे। एक होता है हमारे पास प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ठीक है। प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। सेकेंड जो है ना हमारे पास, अगर कोई प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन है, जैसे कि पहले मैं लिख लेती हूँ फिर बताती हूँ। स्ट्रोक वगैरह के पेशेंट होते हैं, हेमीप्लेजिया के पेशेंट्स हो गए, क्वाड्रिप्लेजिया के पेशेंट्स में प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन हो, या फिर उन पेशेंट में जिनमें मिल्क अल्कली सिंड्रोम हो। मिल्क अल्कली सिंड्रोम, या जो सार्कोइडोसिस के पेशेंट हैं, अदर्स। बेसिकली इनमें होता क्या है, प्राइमरी पैरा हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में हमारे पास बेसिकली
क्या होता है कि हमारे पास कोई भी पैराथायराइड का ट्यूमर है, एडिनोमा है, चीफ सेल हाइपरप्लेजिया है, ये क्या करता है कि पैराथायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। जब पैराथायराइड की हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास विटामिन डी के लेवल्स को बढ़ा देगा। विटामिन डी के लेवल्स को कैसे बढ़ाएगा, आपको पता है, ये है कि 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल को इंक्रीज़ कर देगा। जब हमारे पास विटामिन डी के लेवल्स जो है ना बढ़ जाएंगे, विटामिन डी के लेवल्स जब बढ़ जाएंगे हमारे पास, तो फिर क्या होगा कि हमारे पास कैल्शियम के लेवल्स जो है ना अब ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जब हमारे पास कैल्शियम के लेवल ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो हमारे पास स्टोन्स की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक तो इस तरीके से हमारे पास जो है ना हाइपर कैल्शियमिक डिसऑर्डर में पैरा हाइपरथायराइडिज्म स्टोन्स बन होता है। अब ये जो हमारे पास है ना प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन, स्ट्रोक के पेशेंट हो गए, इन सब में क्या होता है कि हाइपर कैल्सीमिया और हाइपर कैल्सीयूरिया हो रहा होता है, क्योंकि इमोबलाइज पेशेंट है, बोन उसकी सही से काम नहीं करी है या कास वास चढ़े हुए, तो बोन रिजॉर्प्शन शुरू हो जाती है इन पेशेंट्स में। जब बोन रिजॉर्प्शन शुरू होगी तो हमारे पास ब्लड में कैल्शियम के लेवल्स बढ़ जाएंगे। कैल्शियम के लेवल्स बढ़ जाएंगे, हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा, फिर हाइपर कैल्सीयूरिया होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास ना स्टोन्स बनना शुरू हो जाएंगे, कैल्शियम की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी जिसकी वजह से स्टोन्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और जो मिल्क अल्कली सिंड्रोम है हमारे पास, मिल्क अल्कली सिंड्रोम में क्या होता है कि इन पेशेंट्स में जो है ना अल्कली के जो लेवल्स की कंजेशन है ना वो बढ़ जाती है। जब अल्कली की लेवल्स की इंजेक्शन बढ़ जाएगी ना, बेसिकली उन पेशेंट्स में जो है ना अल्कोलोसिस होना शुरू हो जाएगी। जब अल्कोलोसिस होना शुरू हो जाएगी ना, अल्कोलोसिस बेसिकली जो है ना हमारे पास कॉम्प्रोमाइज़ करता है रीनल एक्सक्रीशन को, कैल्शियम की एक्सक्रीशन नहीं होने देता, कैल्शियम की एक्सक्रीशन को रोकता है। जब एक्सक्रीशन नहीं होगी कैल्शियम की किडनी के जरिए, तो क्या होगा, कैल्शियम बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। जब बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, अगेन वो स्टोन्स की फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये तो हो गया मिल्क अल्कली सिंड्रोम की। सार्कोइडोसिस में क्या होता है, आपको पता है कि सार्कोइडोसिस में हमारे पास नॉन केजिएटिक ग्रैनुलोमास की फॉर्मेशन हो रही होती है। नॉन केजिएटिक जो ग्रैनुलोमास फॉर्म हो रहे होते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये हमारे पास जो है ना अगेन विटामिन डी को प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। विटामिन डी की प्रोडक्शन को, विटामिन डी को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। अगेन वही बात हो गई, विटामिन डी की बढ़ेगा, विटामिन डी, कैल्शियम के लेवल्स बढ़ेंगे, कैल्शियम के लेवल्स बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा, स्टोन की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। और अदर्स कॉजेज़ में ना हमारे पास क्या आ जाता है, जैसे कि कोई न्यू प्लास्टिक डिजीज़ है, कुशिंग डिजीज़ है या हाइपरथायरॉयडिज्म है, इन सब केसेस में जो है ना हमारे पास कैल्शियम के लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे और इस तरीके से हमारे पास ये ना स्टोन की फॉर्मेशन करा रहा होता है, हाइपर कैल्सीमिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग रीनल ट्यूबुलर सिंड्रोम्स की। रीनल ट्यूबुलर सिंड्रोम्स में ना मेजरली हमारे पास 3 कैटेगरीज आ रही होती हैं रीनल ट्यूबुलर सिंड्रोम्स में। एक तो आ जाता है हमारे पास रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, सही है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस आ जाता है, और आ जाता है हमारे पास सिस्टीन यूरिया। तो हम लोग पहले रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, लेकिन मेनली जो इसकी जो टाइप 1 होती है ना रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस की, इसमें क्या होता है, ये जो है ना हमारे पास हाइपर कैल्सीयूरिया करवा रही होती है। जब हाइपर कैल्सीयूरिया करा रही होती है और लो सिट्रेट की एक्सक्रीशन कराती है, लो सिट्रेट एक्सक्रीशन कराती है और हाइपर कैल्सीयूरिया कराती है। इन दोनों की वजह से जो है ना हमारे पास जो है ना जो सिट्रेट के स्टोन्स होते हैं ना वो बनना शुरू हो जाते हैं। डिक्रीज सिट्रेट एक्सक्रीशन कराने से सिट्रेट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, उसके स्टोन्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंडली बात की सिस्टीन यूरिया की। सिस्टीन यूरिया ना बेसिकली हमारे पास उन पेशेंट्स में ये इनहेरिटेड डिफेक्ट है। एक तो बेसिकली इन पेशेंट्स में क्या होता है कि हमारे पास कुछ अमाइनो एसिड जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ना वो जो है ना उनमें डिफेक्ट होता है। जैसे कि हमारे पास ये एक निमोनिक होता है कोला, सिस्टीन, ऑर्निथीन, लाइजीन और आर्जिनिन। इन तीनों के जो अमाइनो एसिड है ना इनमें डिफेक्ट होगा, इनहेरिटेड डिफेक्ट होगा, जिसकी वजह से जो है ना ये हमारे पास एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, डिफेक्ट होगा, इसके स्टोन्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये सिर्फ जो है ना एक तो इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, तो ये सिर्फ एक पेशेंट में नहीं होगा, उसकी फैमिली में भी किसी ना किसी को होगा।
ठीक है, सिस्टीन यूरिया। तो अपना काम सही से नहीं करेगा, फिर वो एक्यूमुलेट होगा, यूरिया में जाने लग जाएगा और स्टोन्स बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि इसमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होगी सिस्टीन यूरिया में। नेक्स्ट हमने बात की थी रीनल ट्यूबुलर सिंड्रोम की भी बात हो गई, यूरिक एसिड लिथियासिस के। यूरिक एसिड लिथियासिस ना बेसिकली एक तो ये ना हमारे पास है यूरिक एसिड लिथियासिस ना उन पेशेंट में होता है जो एक तो ये दोनों हमारे पास ना एंड प्रोडक्ट है प्यूरिन का। तो जो लोग प्यूरिन की इंजेक्शन ज़्यादा करते हैं या प्रोटीन एक्सेस फॉर्म में ले रहे होते हैं डाइट्स में, उनमें जो है ना ये ज़्यादा एक्यूमुलेट होना शुरू होता है, क्योंकि ये एक बाय प्रोडक्ट है ना, हम एंड प्रोडक्ट है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का, तो ये ज़्यादा एक्यूमुलेट होना शुरू कर देगा। डाइटेरी हैबिट्स की वजह से ज़्यादा हो रहा है या ज़्यादा इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, उनमें जो है ना यूरिक एसिड के स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ना इसमें कुछ माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीज़ हैं जो या कीमोथेरेपी हैं जिसकी वजह से जो है ना यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। जब यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी ना तो वो उसके स्टोन्स बनाना शुरू कर देगा, उसके कारण हम कहते हैं यूरिक एसिड लिथियासिस। और इसके जो स्टोन्स होते हैं ना वो रेडियो लूसेंट होते हैं, या आपने बात याद रखनी कौन से लूसेंट, रेडियो लूसेंट होते हैं, क्योंकि बाकी जितने भी यहाँ पे लिखे हुए ना कॉजेज उनके सबके स्टोन्स रेडियो ओपैक होंगे एक्सेप्ट यूरिक एसिड लिथियासिस, जिसके जो स्टोन्स है ना अगर प्योर यूरिक एसिड स्टोन है तो वो रेडियो लूसेंट होगा। ठीक है, ये एक MCQ में भी आता होता है और पूछते भी होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंजाइम डिसऑर्डर्स। बेसिकली एंजाइम डिसऑर्डर्स में ना हम लोग क्या बात करते हैं, एंजाइम डिसऑर्डर्स में कुछ हमारे पास इनहेरिटेड डिफेक्ट्स होते हैं, कुछ हमारे पास जैसे ज़ैंथीन यूरिया हो गया, प्राइमरी हाइपर एक्सेल यूरिया हो गया, तो इनकी बात करते हैं। इनमें ना कुछ हमारे पास और एक तो ये इनहेरिटेड डिफेक्ट है, ये आप याद रख लें कि एंजाइम डिसऑर्डर इनहेरिटेड डिफेक्ट में कौन कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसीज हो सकती है। अगर हम हाइपर ऑक्सिल यूरिया की बात करें तो इसमें ना अभी याद रख लें कि ये ग्लाइकोक्सिलेट मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है। इसमें फर्दर अगर नाम मैं आपको बता भी देती हूँ, अलानाइन ग्लाइकोक्सिलेट अमाइनो ट्रांसफेरेज की ना डेफिशिएंसी होती है। अलानाइन ग्लाइकोक्सिलेट अमाइनो ट्रांसफेरेज की ना डेफिशिएंसी होती है टाइप 1 में, जिसकी वजह से जो है ना इनमें की जो ऑक्सिलेट की प्रोडक्शन है ना वो बढ़ जाती है। जब ऑक्सिलेट की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी ना ऑक्सिलेट की, तो ये ना एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे तो इसके जो है ना स्टोन्स की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी, स्टोन्स बनना शुरू हो जाएंगे ऑक्सिलेट की। ठीक है, इसके अलावा जो है ना ज़ैंथीन यूरिया में ना जो रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है, इसमें जो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज है ना उसकी डेफिशिएंसी होती है हमारे पास। ज़ैंथीन ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी होगी इन पेशेंट्स में। ठीक है, मैं आपको एक जगह अलग से बता देती हूँ। ने बात की थी एंजाइम डिसऑर्डर्स की। एंजाइम डिसऑर्डर्स में हमने एक जगह बात की थी कि हमारे पास अलानाइन ग्लाइकोक्सिलेट अमाइनो ट्रांसफेरेज की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, एंडोजिनस ऑक्सिलेट की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, ये फिर ऑक्सिलेट स्टोन्स बनाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंडली हमने बात की थी ज़ैंथीन यूरिया। इसमें क्या होता है कि ज़ैंथीन ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी होती है, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी होती है जो कि क्या करती है, और जाहिर सी बात है ऑक्सिलेट की ऑक्सीलेट ही नहीं जुड़ेगा तो ऑक्सीलेट की प्रोडक्शन जो है ना एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी, ऑक्सीलेट की बढ़ना शुरू हो जाएगा ऑक्सीलेट, तो फिर क्या होगा, ऑक्सीलेट स्टोन्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं इस वाली स्लाइड पे। हमारे पास अब क्या रह गया, सेकेंडरी यूरोलिथियासिस। सेकेंडरी यूरोलिथियासिस हम यहाँ कर लेते हैं, सेकेंडरी यूरोलिथियासिस। इसमें ना हमारे पास मल्टीपल कॉजेस हो सकते हैं। सेकेंडरी यूरोलिथियासिस में मे बी ना हमने एंजाइम डेफिशिएंसी में बात किया था, प्राइमरी हाइपर ऑक्सिल यूरिया। सेकेंडरी में हमारे पास हो सकता है सेकेंडरी हाइपर ऑक्सिल यूरिया।
सही। सेकेंडरी हाइपर ऑक्सीलूरिया में ना हमारे पास कोई भी जैसे कोई इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज़ है या इंटेस्टीन की रिसेक्शन हो चुकी है या फिर जो है ना क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस का पेशेंट है या फिर वो जिनमें जेजुनो इलियल बाईपास हुआ है, उन पेशेंट्स में क्या होता है कि जो हमारे पास ना एक्सेस फैट बढ़ जाता है। जो एक्सेस फैट होता है ना वो हमारे पास कैल्शियम के साथ ना बाइंड हो जाता है। जो एक्सेस फैट है वो कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाएगा और फिर कैल्शियम का जो है ना हमारे पास कुछ कैल्शियम बचेगा ही नहीं। एक्सेस फैट तो कैल्शियम के साथ बाइंड हो गया, फिर कोई कैल्शियम नहीं बचा। जब कोई कैल्शियम नहीं बचेगा तो फिर ऑक्सलेट जो है ना किसके साथ बाइंड होगा? ऑक्सलेट ने कैल्शियम के साथ बाइंड होना है ना, तो वो बाइंड ही नहीं हो पाएगा, तो और फिर वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा ऑक्सलेट। जब ये ऑक्सलेट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि स्टोन फॉर्मेशन होने लग जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा जो है ना एक और बात कर ली हमने सेकेंडरी हाइपर ऑक्सीलेट की। सेकेंडली अगर हम बात करें डाइटरी एक्सेस में, क्या डाइट की वजह से जो है ना हमारे पास कुछ स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि जो लोग ज़्यादा टी, कॉफ़ी, स्पेनिश वगैरह का यूज़ ज़्यादा कर रहे होते हैं, और चॉकलेट हो गया, पेपर्स हो गई, चॉकलेट, पेपर्स, ये ना यूरिनरी ऑक्सलेट की फॉर्मेशन को बढ़ा देंगी। सही है, ऑक्सलेट की प्रोडक्शन को बढ़ा देंगी। ऑक्सलेट फिर स्टोन्स बनाना शुरू कर देगा, यूरिनरी ऑक्सलेट। ठीक है। और इसके अलावा जो है ना एक और होता है सेकेंडरी में हमारे पास इन्फेक्शन। कुछ हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करवाते हैं बेसिकली, वो हमारे पास जैसे कि यूरियस प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्रोटीएस होता है, सूडोमोनास हो गया, प्रोटीएस हो गया, सूडोमोनास हो गया, ये सब जो है ना हमारे पास जो है ना ये सब करवा रहे होते हैं। ये स्टेफाइलोकोकस होता है, ये यूरिया को जो है ना अमोनिया में कन्वर्ट करा देते हैं। जब यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करवा देंगे ना तो क्या होगा कि यूरिन जो है ना अल्कलाइन हो जाएगा। जब यूरिन जो है ना अल्कलाइन हो जाएगा हमारे पास, तो वो एक ना वो फॉर्मेशन ऑफ स्टेरॉइड कैल्कुलाई की फॉर्मेशन करवाना शुरू कर देगा। इसमें इन्फेक्शन के केसेस में हमारे पास कौन से स्टोन्स बनेंगे? स्ट्रोवाइड। क्यों बनेंगे? क्योंकि जो यूरिया है ना, ये यूरियस प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बेसिकली यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, जिसकी वजह से जो यूरिन होता है ना वो अल्कालाइन हो जाता है। जो अल्कालाइन पीएच है ना वो हमारे पास प्रमोट करती है स्ट्रोवाइड कैल्कुलस के फॉर्मेशन को। ठीक है, ये आपने एक बात याद रखनी है। और कुछ जगह पे ना ये भी मेंशन है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो गई या स्टेसिस हो यूरिनरी, तो उस वजह से भी जो ना स्टोन्स की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो हमने क्या बात कर ली। और कुछ ना ड्रग इंड्यूस भी होती है, तो आपने सेकेंडरी कॉजेज में ना ये भी याद रखना है ड्रग इंड्यूस, जैसे कि एसिटाजोल अमाइड हो गया, ये हमारे पास क्या करा रही है? रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस करा रही होती है। थायजाइड डायोरेटिक्स हैं, ये यूरिक एसिड के स्टोन फॉर्मेशन करवा सकते हैं। और एलोपिरिनोल है, मे बी xanthine स्टोन्स बना दे। तो आपने ना ये भी याद रखना है। सेकेंडरी कॉजेज में हमने क्या क्या बात की? हमने एक बात की कि हमने बात कर ली इसमें सेकेंडरी हाइपर ऑक्सीलूरिया की। सही है, एक बात हमने सेकेंडरी हाइपर ऑक्सीलूरिया की करी थी, इसमें ऑक्सीलेट की प्रोडक्शन जो है ना बढ़ रही थी। ऑक्सीलेट को बाइंड कैपेसिटी नहीं बढ़ रही थी, ऑक्सीलेट स्टोन्स बन रहे थे। सेकंड हमने डाइटरी एक्सेस की बात कर ली। थर्डली इन्फेक्शंस की बात कर ली, जिसमें स्टेरॉइड स्टोन बनेंगे। ठीक है, फिर हमने कुछ बात करी ऑब्स्ट्रक्शन और स्टेसिस की। और फिर ना हमने बात करी ड्रग्स में कौन सी ड्रग्स आती हैं हमारे पास? एसिटाजोलामाइड हो गया, थायजाइड डायोरेटिक्स हो गई, एलोपिरिनोल हो गई, ये सब जो है ना ये भी स्टोन्स की फॉर्मेशन करवा रही होती है। ठीक है, बैक टू दिस स्लाइड। अदर्स हमारा क्या रह गया था? अदर्स में ना क्या होता है कि जैसे कि जिन पेशेंट्स में वाटर इनटेक कम है या डाइट है या इनकी ऑक्यूपेशन ऐसी है कि वो सेडेंटरी जॉब्स कर रहे हैं हॉट इन्वायरमेंट में, तो ये सब क्लाइमेट और सीजनल फैक्टर्स हो गए, जियोग्राफी हो गई, इसकी वजह से जो है ना स्टोन्स की फॉर्मेशन कंट्रीब्यूट करता है। अगर आपको इतनी सब पैथोलॉजी ना भी पता हो ना, तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि ये स्टोन्स जो है ना किस वजह से हो रहे हैं। अगर ये सारे ग्रुप्स के नाम भी एक थॉरली आपको आते हो ना, तो ये भी अच्छी बात है। अगर कुछ ना भी आता हो ना, इतना तो एटलीस्ट आना चाहिए कि किस किस वजह से स्टोन्स हो सकते हैं।
ठीक है, तो आपने मेजर हेडिंग्स जो है ना हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि इनकी वजह से जो है ना स्टोन्स की फॉर्मेशन हो रही होती है। अगर फर्दर डिटेल जाननी चाहिए तो मैंने ये पूरा बताया है जिस तरीके से इडियोपैथिक कैल्शियम और ये सब कैसे होता है, तो अब ये भी एक नज़र अपने जहन में रख लिएगा। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स क्लिनिकल फीचर्स।